हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर नंबर 1 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है साथ साथ, और चैप्टर 2 भी, तो आप दोनों चैप्टर साथ साथ कवर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को एग्जाम है, अगर लगता है उनके मई में एग्जाम है और ये 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप दोनों चैप्टर साथ साथ कवर कर सकते हो इस चैनल से, ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में ना मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, जो कि हमारे पास पेज नंबर 26 पे था। आज हम टॉपिक करने वाले हैं रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि क्या होती है। आज उनको रीड करना और कुछ जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होती है ना, उनको इवेल्युएट करना सीखने वाले हैं। अब क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में जानते हैं। चलो, there is sometimes when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value। कई बार ऐसा होता है कि ना एक्सप्रेशन अगर हमने प्रॉपरली ना लिखा हो, या फिर हमें नहीं पता चल रहा कि क्या करना है, तो उसमें एक से ज़्यादा तरीके होते हैं उसे इवेलुएट करने के, तब उसकी वैल्यू निकालने के। इन सच अ केस वी नीड सम टूल्स एंड रूल्स टू स्पेसिफाई हाउ एग्जैक्टली द एक्सप्रेशन हैज़ टू बी इवेलुएटेड। तो इस केस में हमें क्या होता है, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, मैथ्स के रूल्स चाहिए होंगे हमें, ताकि हम उस एक्सप्रेशन को ईजिली और बिल्कुल सही तरीके से इवेलुएट कर सकें। टू गिव एन एग्जाम्पल विद लैंग्वेज, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पर देखूँ, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, तो देखो लिखा है यहाँ पर, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। शालिनी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी है टॉयज के साथ। मीनिंग क्या है, द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सेट नेक्स्ट टू। शालिनी उसके साथ बैठी है, फ्रेंड के पास टॉयज है। उसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। अब फ्रेंड के बाद कॉमा लगा दिया है। शालिनी जो है वो अपने फ्रेंड के साथ बैठी है टॉयज के साथ। कहने का मतलब यहाँ भी वही बन रहा था, बट यहाँ एक ही साथ वो पूरा सेंटेंस था। अब देखो मीनिंग चेंज हो गया, शालिनी हैज अ टॉय, और यहाँ पर क्या हो गया था, फ्रेंड के पास टॉय है, क्योंकि आपने वहाँ कॉमा नहीं लगाया था, फ्रेंड विद टॉयज। तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि फ्रेंड के टॉयज है। अब यहाँ पता चला कि शालिनी के पास टॉयज है, अब वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, सिर्फ एक कॉमा लगाने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया एक तरीके से। दिस सेंटेंस विदाउट द पंचुएशन कुड हैव बीन इंटरप्रिटेड इन 2 डिफरेंट वेज। तो आपने इसे 2 तरीके से इंटरप्रेट किया, एक बार कॉमा लगा के और एक बार बिना कॉमा लगाए। द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ कॉमा स्पेसिफाई हाउ द सेंटेंस हैज टू बी अंडरस्टूड। तो सही जगह अगर आपने कॉमा लगाया या फिर लगाओगे, तो आप उस सेंटेंस को प्रॉपरली समझ पाओगे कि वो सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा है और उसका क्या मतलब है। लेट अस सी एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेलुएटेड इन मोर देन वन वे। चलो अब हम मैथ्स की टर्म्स में देखते हैं। ये तो हमने इंग्लिश के टर्म्स में देख लिया, सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके बताया गया था कि मैथ्स हो या इंग्लिश हो, सब जगह अगर आप उस सेंटेंस को प्रॉपरली लिखोगे, मैथ्स में एक्सप्रेशंस के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स के साथ, और इंग्लिश में पंचुएशन के साथ लिखोगे, तभी आप सेंटेंस का सही मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्ले ग्राउंड। ठीक है, एक बॉय है, उसने 30 मार्बल्स खरीदे हैं प्ले ग्राउंड के लिए। अरुण ब्रॉट 5 बैग्स ऑफ मार्बल विथ 4 मार्बल इन ईच बैग। अरुण ने क्या किया, 5 बैग खरीदे हैं मार्बल के, लेकिन हर बैग में ना 4 मार्बल हैं। तो अरुण की टोटल मार्बल आप वैसे तो ईजिली निकाल सकते हो कि कितनी होंगी, पर अभी हम आगे देखते हैं। हाउ मेनी मार्बल डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्ले ग्राउंड। तो दोनों ने मिलके कितनी मार्बल प्ले ग्राउंड के लिए ली, वो आपको बतानी है। तो इसकी तो डायरेक्ट दे रखी है 30, पर अरुण की डायरेक्ट नहीं दे रखी, उसने 5 बैग खरीदे और एक बैग में 4 मार्बल है, तो 5 इंटू 4 करोगे, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप पहले 30 में 5 को प्लस करोगे या 5 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे। आप लोगों को पता है, मुझे पता है, आप बोर्ड मास लगाओगे तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, बट वही चीज़ आपको यहाँ सिखाई गई है एक बार दोबारा, तो आप उसको यहाँ देखो। विदाउट नोइंग द कंटेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन, पूर्णा फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140। तो एक गर्ल है, उसने बोला 140 मार्बल्स हो गई, टोटल करके उसने 140 बोली। आप सोच रहे होंगे कैसे आया 140, कि है 30 एंड 5, उसने इन दोनों को प्लस कर दिया, पहले 35 आ गया और उसको 4 से इंटू कर दिया, तो उसका 140 आ गया। मलेश फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 50।
मलेश ने बोला कि 50 मार्बल्स गई हैं प्लेग्राउंड में। अब उसने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसमें 30 को उसने प्लस कर दिया। ठीक है, तो उसका 50 आ गया। इस केस में देखा जाए तो कौन सही है, 50 वाला सही है या 140 वाला? 50 वाला सही है, तो मलेश इज राइट। तो फिर ये क्यों गलत थी भाई, 140 वाला क्यों गलत है? ऐसे तो किसी को भी कंफ्यूजन हो जाएगी। 30 + 5 × 4 होगा तो हम क्या करें पहले? तो कह रहा है जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर वी शुड डू एडिशन फर्स्ट और मल्टीप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि पहले प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, तो बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट एज पंचुएशन मार्क आर यूज टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन इन लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश में पंचुएशन यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, तो हम मैथ्स में क्या करते हैं, ब्रैकेट्स और नोशंस का यूज़ करते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो चलो अब हम ब्रैकेट कैसे लगाते हैं उसको सीखते हैं यहाँ। तो इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स 30 + 5 × 4, वी हैड टू फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 × 4 एंड देन ऐड दिस प्रोडक्ट टू 30। तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये मलेश की मार्बल थी और ये अरुण की है, तो उसको अलग से एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट का मतलब है पहले आप इसको सॉल्व करोगे और उसके बाद इसको प्लस करोगे। तो when evaluating an expression having brackets, we need to first find the value of expression inside the bracket. ब्रैकेट के अंदर क्या है पहले उसे सॉल्व करेंगे बिफोर परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब याद आ रहा होगा बोर्ड मास, याद आ रहा है? ब्रैकेट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हमें इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर हमें दिया, उसको देखते हैं क्या है। इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट फॉर ₹15, अ पैक ऑफ एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल, मतलब अरहर की जो दाल होती है आप लोग खाते होंगे नॉर्मली, फॉर ₹56। एक बॉय है इरफान, उसने 2 चीज़ें खरीदी, एक बिस्किट खरीदा 15 रुपये का और दाल का पैकेट खरीदा है कितने का, 56। ही गेव द शॉपकीपर ₹100, उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दे दिए दोनों के। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। अब देखो 100 रुपीज़ का तो उसने सामान खरीदा नहीं है, सामान तो कम का खरीदा है, तो शॉपकीपर उसे कुछ पैसे वापस देगा। तो कितने पैसे वापस देगा वही आपको यहाँ पर बताना है। तो आप क्या करोगे, इरफान स्पेंड 15 ऑन बिस्किट पैकेट एंड 56 ऑन तुर दाल, तो द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ इज 15 + 56। तो टोटल खर्चा कितना किया, 15 और 56 का, इन दोनों को मिला के ही तो खर्चा किया है। और उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए, तो ही शुड गेट बैक 100 माइनस द टोटल कॉस्ट, 100 माइनस जो उसने टोटल खर्चा किया था। बात तो सही है, यही तो होगा। तो एक्सप्रेशन हमने ये लिख दिया। अब फिर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि मैं पहले प्लस करूँ या फिर पहले माइनस करूँ। कैन वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100 एंड देन ऐड 56? तो हमारा आंसर 141 आ जाएगा। इरफान ने दिए उसे 100 रुपीज़ है, तो शॉपकीपर उसे 141 कैसे दे देगा जबकि उसने उसका कुछ सामान भी लिया है। तो इट इज़ एब्सर्ड दैट ही गेट मोर मनी देन ही पेड, मतलब हम शॉपकीपर को जितना दे रहे हैं वो हमें उससे ज़्यादा देगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। सिर्फ एक ब्रैकेट लगाने से ही पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। अब इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो 71 आएगा। अब 100 में से 71 को माइनस कर दो और इरफान को 29 रुपीज़ मिल जाएंगे। क्लियर? तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि ब्रैकेट का कितना यूज होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टर्म्स इन एक्सप्रेशन, क्या है ये? सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4 विदाउट एनी ब्रैकेट, डज इट हैव नो मीनिंग? जैसा कि अभी हम पढ़ के आए कि एक एक्सप्रेशन था, तो इसका मतलब क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं है अगर इसमें ब्रैकेट नहीं है तो? ऐसा नहीं है। When there are expression having multiple operation and the order of operation is not specified by the bracket, we use the notion of term to determine the order. तो जब भी आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा हो लेकिन उसमें ये नहीं बता रखा कि उसका ऑर्डर, तो इसमें आपसे पता है वो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है लेकिन उसमें आपको ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो आप उसकी टर्म्स को डिटरमाइन करो। टर्म्स मतलब क्या है, अब वो जानते हैं हम यहाँ पर।
टर्म्स आर द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन। टर्म्स वो होती हैं जो प्लस साइन से सेपरेट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 12 + 7, तो इसमें दो टर्म है, एक 12 और एक 7। तो आपने इजीली सेपरेट कर लिया कि इसके अंदर दो टर्म्स थी। वी विल कीप मार्किंग ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन एज अबव। नोट दैट दिस वे ऑफ मार्किंग द टर्म इज नॉट अ यूजुअल प्रैक्टिस। दिस विल बी डन अंटिल यू बिकम फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट। जब आप कंसेप्ट से फैमिलियर हो जाओगे, ब्रैकेट्स वगैरह का यूज़ करना आ जाएगा, तो आप इन चीज़ों को ईजिली समझ जाओगे, फिर आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। नाउ व्हाट आर द टर्म्स इन 83 - 14। अभी हम ऊपर ही जान के आए कि हम टर्म्स को प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ तो माइनस है। तो आप लोगों को याद होगा, या फिर नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये 6th क्लास में कुछ बच्चों के पास लास्ट ईयर गणिता प्रकाश आ गई थी। उसमें आपने टॉपिक सीखा था एक एडिटिव इन्वर्स, और आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी बुक थी उसमें भी एडिटिव इन्वर्स था। तो चलिए उसको एक बार दोबारा सीख लेते हैं। तो वी नो दैट सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इन्वर्स ऑफ द नंबर। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इसी का इन्वर्स ऐड कर दो। 14 का इन्वर्स -14। ठीक है। तो मैंने क्या किया, 83 में उसका 14 का इन्वर्स ऐड कर दिया। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर प्लस का है तो माइनस का, और अगर कोई माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। रिकॉल दैट द इन्वर्स ऑफ अ गिवन नंबर हैज द साइन अपोजिट टू इट। फॉर एग्जाम्पल द इन्वर्स ऑफ 14 इज -14 एंड द इन्वर्स ऑफ -14 इज 14। सिर्फ साइन चेंज करना है, नंबर चेंज नहीं होता है इन्वर्स में। ठीक है। Thus subtracting 14 from 83 is same as adding -14 to 83। तो अब क्या आप टर्म्स बता सकते हो? बिल्कुल। एक 83 है एक टर्म, और एक टर्म -14 है। हो गई ना दो टर्म। तो प्लस साइन ही जो है वो टर्म्स को सेपरेट करता है। क्लियर? Thus the term of expression 83 - 14 are, दो टर्म कौन कौन सी हैं? ये दोनों है। चेक। If replacing subtraction by addition in this way do not change the value of expression by taking different example। कह रहा है कि क्या हमने जब सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट किया तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी उस एक्सप्रेशन की? तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लेके शो करना है। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया, 70 - 35। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 35 ही आएगा, पर अगर मैं इसे एडिशन में कन्वर्ट कर दूँ तो कर तो आप अभी भी वही रहे हो। 70 में से 35 ही तो माइनस कर रहे हो। प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना। ये आप क्लास 6 में इंटीजर वाले चैप्टर में जान के आए हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से करो या फिर उसे एडिशन में कन्वर्ट करके करो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग इट इनवर्स यूजिंग द टोकन मॉडल। अब पता है क्या था, क्लास 6 में जो गणिता प्रकाश की बुक थी ना, उसमें एक टोकन मॉडल वाला कंसेप्ट था इंटीजर वाले चैप्टर में। तो वो कह रहा है, क्या आप बता सकते हो क्यों सब्ट्रैक्टिंग ही सेम होता है एडिशन का, एडिंग इट इनवर्स होता है? टोकन मॉडल की हेल्प से बता सकते हो क्या आप? देखो टोकन मॉडल में कुछ नहीं था। अगर हमने यहाँ पर लिखा है 4 + -5, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 5 का ही इन्वर्स लिख रखा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ना 4 टोकन ले लूँगी प्लस के, क्योंकि 4 मेरे पास प्लस का नंबर है। अब उसमें से मुझे 5 टोकन वापस लेने हैं। आप खुद सोचिए, 4 टोकन तो प्लस के हैं, मैं उसमें से 5 टोकन कैसे ले सकती हूँ? तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो टोकन, एक टोकन कम पड़ रहा है ना, 4 तो ले ही सकते हो, एक कम पड़ रहा है, तो जो कम पड़ता है ना उसका एक खुद से बना लेती हूँ। ये 0, मतलब एक प्लस और एक माइनस का खुद से क्रिएट कर लिया, क्योंकि मेरे पास एक टोकन कम था। ठीक है, क्लियर हुआ? ये टोकन मॉडल, मतलब जितने टोकन आपको लेने हो ना, अगर उतने टोकन है तो सही है, पर बाई चांस अगर उतने टोकन आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, खुद से टोकन बना लोगे, पर प्लस और माइनस दोनों का एक पेयर बनाओगे। मान लो अगर यहाँ पर ये होता 4 + -6, तो 4 टोकन तो आप ले पाओगे, 2 टोकन नहीं ले सकते, तो 2 पेयर बनाते। क्लियर है? अब क्या करोगे, अब 5 लेना है ना, तो ये पांचों आप ले लो, तो आपके पास एक टोकन बचा, वो बचा -1, माइनस वाला ये एक टोकन बचा, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा।
तो वो वही चीज़ कह रहा है, क्या आप टोकन मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो टोकन मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास का 6th का इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, ठीक है, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटीजर वाले चैप्टर की। क्लियर। चलिए, कह रहे हैं ऑल सब्ट्रैक्शन इन एन एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू एडिशन इन दिस मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। इसलिए हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, सारे सब्ट्रैक्शंस को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए, -18 -3, तो -18 एक पेयर हो गया और -3 एक टर्म हो गई, बीच में प्लस का साइन। अब 6 × 5 ना, ये देखो ये एक टर्म है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इनमें प्लस का साइन नहीं है, सिर्फ प्लस का साइन ही टर्म्स को अलग अलग करता है। और ये प्लस का 3, ये एक टर्म हो गई, तो इसमें 2 टर्म है, 3 टर्म मत समझ लेना, 6, 5 और 3 नहीं, 2 ही टर्म है। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2 एक टर्म है, प्लस डाल के -10 एक टर्म है, और 4 × 6 एक टर्म है, क्योंकि इनमें बीच में प्लस नहीं है, तो ये सेपरेट नहीं कर सकते आप। क्लियर। वही चीज़ लिखी है यहाँ, नोट दैट 6 × 5, 4 × 6 आर सिंगल टर्म्स, दे डू नॉट हैव प्लस साइन, तो हम इन्हें सिंगल टर्म ही कंसिडर करेंगे। अब एक टेबल दे रखी है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पहले में उन्होंने बोला कि उन्होंने टर्म्स बतानी है आपको, तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, तीनों टर्म लिख दी। दूसरे में एक टर्म है 5 और दूसरी टर्म है 6 × 3, 2 टर्म है। तीसरे में 4 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, -9 यहाँ, इसमें आपके पास 3 टर्म्स हो गई। यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाए, 2 × 4 आ जाएगा, एक साथ लिखना, ठीक है। और यहाँ 16 आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाली ही सेपरेट करेगी टर्म को, ये ध्यान रखना। तो ये सिंगल वाली एक साथ है यहाँ, तो 23 एक टर्म हो जाएगी यहाँ पर, माइनस का 2 × 4 एक टर्म हो जाएगी यहाँ पर, और 16 एक टर्म हो जाएगी। 28 एक टर्म हो जाएगी, 19 एक हो जाएगी, माइनस का 8 एक हो जाएगी, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको टर्म्स को अलग अलग करना आ गया होगा, कि एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, ये आप बता पाओगे, ठीक है। अब कह रहे हैं नाउ वी विल सी हाउ टर्म्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। वी विल स्टार्ट विद एक्सप्रेशन हैविंग ओनली एडिशन। तो हम क्या करते हैं, अब हम आगे ये जानेंगे कि कैसे हम इन टर्म्स को किस ऑर्डर में लगाएं कि हम उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकें और उनकी वैल्यू निकाल सकें। Does changing the order in which terms are added give different value? क्या इनको अलग अलग वैल्यू देगा? नहीं। आप 13 में 6 प्लस कर लो या 6 में 13 प्लस कर लो, बात तो एक ही रहेगी, कोई फर्क थोड़ी देगा। तो ऑर्डर आप चेंज करोगे, पर साइन के साथ चेंज करना ऑर्डर, ये ध्यान रखना, तो वो कोई फर्क नहीं देगा, वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज आप पहले इतना टॉपिक अच्छे से समझ लो, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। चैप्टर 1 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, साथ साथ चैप्टर को उसे भी करते रहो, चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर सकते। थैंक यू।